अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 10 के चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के लेक्चर 2 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें सिंपल पेंडुलम, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्पिंग, वेव्स, कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज सादा पेंडुलम से करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम इज एन आइडियलाइज्ड मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग सपोर्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। सादा पेंडुलम मास m की एक भारी गोली पर मुश्तमिल होता है जो लंबाई l के बारीक लेकिन मजबूत धागे की मदद से एक मजबूत सहारे से लटकी होती है। मीन पोजीशन O पर गोली पर अमल करने वाली नेट फोर्स 0 है और ये साकिन हालत में है। अब अगर हम गोली को एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि A पर ले आएं तो नेट फोर्स 0 होगी जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। धागे की सीमत में कोई फोर्स अमल नहीं करती क्योंकि धागे में टेंशन वजन W के कंपोनेंट mg cos थीटा को जायल कर देता है, लिहाजा धागे की सीमत में गोली मोशन नहीं कर सकती। वजन का दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा मीन पोजीशन O की सीमत में है और रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करता है। इस फोर्स की वजह से गोली मीन पोजीशन O की तरफ मोशन करना शुरू कर देती है। इनर्शिया की वजह से गोली पॉइंट O पर नहीं ठहरती बल्कि पॉइंट B की तरफ अपनी मोशन को जारी रखती है। इस दौरान रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से गोली की वेलोसिटी बतदरीज कम होना शुरू हो जाती है और पॉइंट B पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। पॉइंट B पर मुख्तसर ठहराव के बाद रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा की वजह से गोली दोबारा मीन पोजीशन O की तरफ मोशन करना शुरू कर देती है, लिहाजा गोली मीन पोजीशन O के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराती है। मंदरजा बाला बहस से वाजे है कि गोली की स्पीड में पॉइंट A से O की तरफ मोशन करते हुए इजाफा होता है। ये इजाफा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है जिसकी सीमत पॉइंट O की तरफ है, लिहाजा गोली का एक्सेलरेशन भी पॉइंट O की तरफ है। इसी तरह जब गोली पॉइंट O से B की तरफ जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी स्पीड में बतदरीज कमी होती है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स चूंकि अब भी पॉइंट O की तरफ ही है लिहाजा गोली का एक्सेलरेशन अब भी पॉइंट O की तरफ है। इससे जाहिर होता है कि गोली का एक्सेलरेशन हमेशा मीन पॉइंट O की तरफ ही होता है, लिहाजा सादा पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पर आपको एक और शक्ल दिखाई गई है। यहाँ पर हम ट्राइंगल QRS के लिए वेट को दो कंपोनेंट्स mg sin थीटा और mg cos थीटा में रिजॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि mg cos थीटा रस्सी में टेंशन T के साथ एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स सिर्फ mg sin थीटा की वजह से ही है। इसलिए हम लिख सकते हैं F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। यहाँ पर ये याद रखें कि छोटे एंगल के लिए आर्क S की लंबाई और डिस्प्लेसमेंट x की लंबाई बराबर है, इसलिए ट्राइंगल OPQ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई L। अब साइन थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो F रिस्टोरिंग इक्वल हो जाएगी माइनस mg x डिवाइडेड बाई L के। अब यहाँ पर सिंपल
पेंडुलम के लिए छोटे एंगल पर ओसिलेशन करते हुए पेंडुलम का मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ L कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं F रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x के, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन के, लिहाजा हम लिख सकते हैं F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू ma। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा ma इज इक्वल टू -mgx डिवाइडेड बाई L। अब यहाँ पर मास से कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा -g डिवाइडेड बाई L इंटू x के। अब चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ दोनों कांस्टेंट हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन है। अब हम सिंपल पेंडुलम की मदद से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर ये याद रखें कि जो कांस्टेंट यूज होगा वो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर इंटू x, और इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल है -g डिवाइडेड बाई L इंटू x के, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने से -g डिवाइडेड बाई L इंटू x इक्वल हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर इंटू x के। अब यहाँ पर माइनस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, उसी तरह x और x भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो g डिवाइडेड बाई L इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर के। तो यहाँ से हम t स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो t स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाई g के। अब t के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट t स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट L डिवाइडेड बाई g। यहाँ पर 2 और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 पाई आ जाएगा और अंडर रूट L डिवाइडेड बाई g वैसे ही रह जाएगा, तो यहाँ से t इक्वल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई g के। इसे हम इक्वेशन 3 बना देते हैं। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डायरेक्टली और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है, जबकि पेंडुलम का टाइम पीरियड पेंडुलम के मास पर डिपेंड नहीं करता और ना ही ये पेंडुलम के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट g डिवाइडेड बाई L। याद रखें, यही वो रिलेशन है जिसकी मदद से हम सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खसूसियात क्या हैं। A body executing simple harmonic motion always vibrates about a fixed position। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करता है। Its acceleration is always directed towards the mean position। यानी इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position। एक्सेलरेशन की मिकदार हमेशा उसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि एक्सेलरेशन विल बी 0 एट द मीन पोजीशन while it will be maximum at the extreme positions। यानी एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन पर 0 और इंतहाई पॉइंट्स यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर ज्यादा से ज्यादा होता है।
Its velocity is maximum at the mean position and zero at the extreme positions. वस्ती पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा जबकि इंतहाई पोजीशन पर 0 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डैम्पिंग की। किसी फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में रिस्टोरिंग फोर्स के जेरे असर अजसाम की वाइब्रेटरी मोशन लामहदूद वक्त तक जारी रहती है। अमली तौर पर फ्रिक्शन की फोर्स अजसाम की मोशन को आहिस्ता कर देती है, जिसकी वजह से वो लामहदूद वक्त तक अपनी मोशन को जारी नहीं रख सकते। वक्त के साथ फ्रिक्शन अजसाम की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है और इनकी इस तरह की मोशन डैम्प्ड मोशन कहलाती है। ये डैम्पिंग मोशन एम्पलीट्यूड को बतदरेज कम कर देती है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि any effect that tends to reduce the amplitude of vibrations is called damping। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि गाड़ियों के शार्क एब्जॉर्बर्स डैम्प्ड मोशन की अमली मिसाल हैं। शार्क एब्जॉर्बर एक पिस्टन पर मुश्तमिल होता है जो किसी माए जैसा के आयल में मोशन करता है, जो शक्ल में दिखाया गया है। शार्क एब्जॉर्बर का बलाई हिस्सा कार वगैरह की बॉडी के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। जब कार रोड पर मौजूद किसी उभरी हुई सतह के ऊपर से गुजरती है तो ये शिद्दत से वाइब्रेट करती है। शार्क एब्जॉर्बर्स इन वाइब्रेशंस को आहिस्ता कर देते हैं और इनकी एनर्जी को हरारती एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव की। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वेव्स का किरदार बहुत अहम है। वेव्स एनर्जी और इंफॉर्मेशन को दूर दराज के फासलों तक मुंतकिल करती है। वेव्स हमेशा किसी वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती हैं। यहाँ हम वाइब्रेटिंग अजसाम की मदद से मुख्तलिफ अकसाम की वेव्स के पैदा होने और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के अमल की वजाहत करेंगे। हम कुछ एक्टिविटीज की मदद से वेव मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। पानी से भरे एक टब में पेंसिल के सिरे को डुबोकर पेंसिल को अमूदी रुख पर ऊपर नीचे मोशन दें, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। खलल यानी डिस्टरबेंस के सबब इसकी सतह पर रिपल्स की शक्ल में वेव्स पैदा होती हैं जो पेंसिल से बाहर की तरफ मोशन करती हैं। जब ये वेव्स टब में रखे हुए कार्क तक पहुंचती हैं तो कार्क अपनी जगह पर ऊपर नीचे मोशन करना शुरू कर देता है। जब वेव्स इससे गुजर कर दूसरे किनारे तक पहुंच जाती हैं, कार्क का डिस्प्लेसमेंट 0 है और ये सिर्फ अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन को दोहराता है। एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक रस्सी लें और उस पर एक पॉइंट P लगाएं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। रस्सी का एक सिरा स्पोर्ट से बांध दें और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर रस्सी को मुसलसल ऊपर नीचे मोशन दें। इस तरह रस्सी में खलल यानी डिस्टरबेंस की वजह से एक वेव पैदा होती है जो रस्सी के बंधे हुए किनारे की तरफ सफर करती है। जब ये वेव पॉइंट P से गुजरती है तो पॉइंट P अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वेव की मोशन की सिमत के अमूदन वाइब्रेट करता है। हम इन एक्टिविटीज की मदद से वेव को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ट्रांसफरिंग एनर्जी बाय मींस ऑफ वाइब्रेशंस विद लिटिल और नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अ वेव इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम विच causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। यानी वेव किसी वास्ते या मीडियम में पैदा शुदा ऐसे खलल या डिस्टरबेंस को कहते हैं जिससे मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मुतवातिर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं।
अगर हम तमाम वेव्स के कॉमन फीचर्स की बात करें तो याद रखें देयर आर टू कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल वेव्स। नंबर 1, अ वेव इज ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस। नंबर 2, अ वेव कैरीज एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स की। द वेव्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब पहले हम मैकेनिकल वेव्स को देखते हैं। द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। दीज वेव्स रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी ऐसी वेव्स जो मटेरियल के ज़रात की ऑसिलेशन की वजह से पैदा होती हैं मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। ये हमेशा याद रखें कि इन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो वाटर वेव्स, साउंड वेव्स और सीज्मिक वेव्स वगैरह मैकेनिकल वेव्स की मिसालें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। The waves that propagate by oscillation of electric and magnetic fields are called electromagnetic waves. They do not require material medium for their propagation. यानी ऐसी वेव्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेट करने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। और ये हमेशा याद रखें कि इन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स वगैरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स की। याद रखें कि मैकेनिकल वेव्स को दो किस्म की वेव्स में तकसीम किया जाता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स हैं। पहले हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देख लेते हैं कि ये क्या हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज वन इन विच द disturbance occurs parallel to the line of travel of wave। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव है जिसमें डिस्टरबेंस वेव की मोशन के मुतवाजी होती है। सादा अल्फाज में हम लिख सकते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ along the direction of propagation of wave। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के मुतवाजी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। ये याद रखें कि एक हमवार फर्श या एक लंबे मेज पर रखे हुए स्प्रिंग यानी स्लिंकी पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा की जा सकती हैं। स्लिंकी के एक सिरे को मजबूती से एक सहारे के साथ बांध दें, स्लिंकी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर उसकी लंबाई के रुख अपने हाथ को मुतवातर आगे पीछे मोशन दें, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस तरह खलल का एक सिलसिला वेव्स की शक्ल में स्लिंकी की लंबाई के रुख हरकत करता दिखाई देता है। वेव के वो हिस्से जहां स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे के करीब होते हैं कंप्रेशन कहलाते हैं, जबकि वो हिस्से जहां स्लिंकी के छल्ले एक दूसरे से दूर होते हैं रेयरफेक्शन कहलाते हैं। यानी कंप्रेशन के हल्के में मीडियम के ज़रात एक दूसरे के करीब और रेयरफेक्शन के हल्के में एक दूसरे से दूर होते हैं। दो मुतवातर कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस वेव की सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं। इस तरह की वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स की बात करें तो याद रखें साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की बेहतरीन मिसाल है। इसके बाद ट्रांसवर्स वेव्स को भी देख लेते हैं।
A transverse wave is one in which the disturbance occurs perpendicular to the direction of motion of the waves। यानी ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है जिसमें डिस्टरबेंस वेव की मोशन के पैरेलल होती है। सादा अल्फाज में हम लिख सकते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। यानी ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमूदन होती है, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। ये भी याद रखें कि हम स्लिंकी के जरिए ट्रांसवर्स वेव भी पैदा कर सकते हैं। स्लिंकी के एक सिरे को मजबूती से बांधकर उसको हमवार फर्श या मेज पर रखें और इसके दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर तेजी से ऊपर नीचे हरकत दें, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। स्लिंकी में मुतबादिल क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल एक वेव पैदा होती है जो बंधे हुए सिरे की तरफ सफर करती है। क्रस्ट ट्रांसवर्स वेव के वो हिस्से हैं जहां मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से ऊंचे होते हैं, जबकि वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से नीचे होते हैं ट्रफ कहलाते हैं। दो मुतवातिर क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। क्रस्ट और ट्रफ की मोशन वेव की मोशन की सिमत के अमूदन होती है। अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स की बात करें तो रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स एंड माइक्रोवेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स also travel on the strings of instruments such as guitars and banjos। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।